अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज के प्रोग्राम के बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब अहद चीमा किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। आज चीमा साहब, आजकल मुल्क जिस मुआशी सूरत हाल से दो चार है उसमें सबसे बड़ा एक अंसर ऑब्वियसली मुल्क गैर मुल्की कर्ज़ों का भी है और आपकी जो वजारत है और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी है, तो ये कि खट्टा मीठा कम्बिनेशन कैसे आप चला रहे हैं? बतौर एक ब्यूरोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसकी वजारत तो जनरली प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है। और मैं लास्ट टेन्योर में भी एडवाइज़र था, तो उस लिहाज से उसका कोई एज सच वर्कलोड नहीं है। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का काम ज़रूर है, और वो भी मेनली हम फाइनेंस डिवीजन को असिस्ट करते हैं, जो फॉरेन लोन्स और फॉरेन ग्रांट्स के अंदर। तो उसमें हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और जब वो प्रोसेस करके उनके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। तो काफ़ी सारा उसमें कोऑर्डिनेशन का काम है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके लिए, बड़े मंसूबे कौन से हैं जिन के बारे में आप परेशान हैं और डिले हो रहे हैं? कुछ एक दो एग्जांपल के तौर हमारा पे आप। बड़ा पोर्टफोलियो, अगर आप दो बड़े मुझे पूछेंगे तो पावर सेक्टर का है। इसमें ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने असल टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, डिलेड है। कितना डिले है? और मुख्तलिफ है, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल। और इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, स्पेशली एन एच ए के प्रोजेक्ट्स भी डिलेड है। उसमें खैर कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं डोनर्स की, जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो उसमें रीसेटलमेंट की पॉलिसीज़ डिफरेंट है, हमारे लोकल लॉज से ज़रा डिफरेंट है। तो अगर कोई एक शख्स भी कंप्लेंट कर दे तो प्रोजेक्ट रुक जाता है, तो उसमें रिजॉल्व करने में उनको कई दफ़ा 2, 3, 4 साल तक भी लग जाते हैं। अच्छा। उसमें फिर जब वो स्टेज आती है तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग चेंज हो चुकी होती है, फिर वो कॉस्टिंग नहीं करके जाते हैं। तो थोड़ा सा इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ना एक रीथिंक की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं कि इसको कैसे हम ज़्यादा एफिशिएंट करें, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की स्टेज को अलहदा करके उसको और एग्जीक्यूशन के स्टेज को अलहदा करें, अप्रूवल को कहीं दरमियान में लेके आएँ। अप्रूवल के बाद जब ये सब शुरू होता है तो वो सब जो चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट कौन सा है इस वक्त जो? इस वक्त ट्रांसमिशन के और हाईवेज़ के, जो मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया, अच्छा। ऐसे और प्रोजेक्ट्स में उनकी हैं जो डिले की वजह क्या बन रही है? आपने कहा शिकायत कोई भी कर दे, एक ज़्यादा तो ये। बड़ा इशू ये जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन की सेटलमेंट के इश्यूज होते हैं ना, लैंड एक्विजिशन के, सबसे बड़ा इशू वो होता है। फिर कभी कभी डिज़ाइन के इश्यूज भी आ जाते हैं कि टेक्निकल लोगों के आपस में कुछ राय फ़र्क होती है। अलाइनमेंट के इश्यूज कई प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे तूरखम एक पेशावर से जानी है रोड, उसके अलाइनमेंट के इश्यूज रहे बड़े साल। और ये कितने साल हो गए हैं? उसको कोई 5-6 साल हो गए हैं 5-6 इसी साल रोड हो गए। को। यस, यस, यस। तो तो आपके एज ए मिनिस्टर क्या इसमें इनपुट होता है इन डिलेस को अभी दूर तो मैं करने के खुद लिए? इस प्रोजेक्ट प्रोसेस में हूँ कि उस सारी चीज़ को सीख रहा हूँ। अच्छा। और हम जब रिव्यू करते हैं तो ज़ाहिर है हमें खुद भी लर्निंग होती है, हम दूसरों को कुछ अपने एक्सपीरियंस से साथ एडवाइस भी करते हैं कि अगर इसको इस तरह कर लें तो ये तेज़ हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। तो ये दो मेन अभी तक के इम्प्रेशंस हैं। बट एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री काफ़ी एफिशिएंट है, और काफ़ी सारी चीज़ें लेटली थोड़ी सी इम्प्रूव भी हुई हैं। और अभी हम दासू के लिए होपफुल हैं कि हम एडिशनल $1 बिलियन की फंडिंग सिक्योर करें वर्ल्ड बैंक से, अच्छा। होपफुली इस महीने, जिससे दासू में काफ़ी सारा कंपोनेंट हमारा अवेलेबल हो जाएगा अगले 2 साल के लिए। फिर बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट रह जाएगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बंद हो गया हो या दूसरे लफ्ज़ों में ठप हो गया हो और उसमें काफ़ी पैसा लग गया हो, जो अब दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता? कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी होते हैं? नहीं, इस तरह के नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहरहाल अपनी पेस पे स्लो या तेज़ चल रहे हैं। या मे भी मैं ऑफ हैंड मेरे को ज़हन में इस तरह नहीं आ रहा। ये द्यामिर भाषा के क्या प्रोग्रेस है? तमिल और भाषा चल रहा है, अब फंडिंग की कंस्ट्रेंट्स हैं, $8 बिलियन की टोटल कॉस्ट है। तो हम अपनी पीएसडीपी से तो उसको फंड कर रहे हैं, लेकिन जो उसका फॉरेन कंपोनेंट है वो भी तकरीबन $4 बिलियन है। 4 बिलियन चार डॉलर बिलियन डॉलर है, उसमें से हमारे पास लेस देन $1 बिलियन अवेलेबल है, जिससे काम अभी चलेगा कुछ अर्सा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाकी फंडिंग को सिक्योर करें। वो हमारे जज साहब होते थे, उन्होंने डैम के लिए बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए थे, तो उन पैसों के से क्या मदद मिली आपको द्यामिर भाषा डैम उस के लिए? पैसे से डैम तो शायद फंड जो उन्होंने बनाया था। डैम की कंसल्टिंग भी ना हो सके उस पैसे से जो उन्होंने अच्छा। रेज किया था। हाँ जी, $8 बिलियन कहाँ, और वो 10 अरब रुपए कहाँ। अच्छा। वो तो देर वॉज मोर ऑफ अ गिमिकरी जो कि उनके साथ ही चली गई। ठीक है, लेकिन इससे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्या ये कर्ज उतारो मूल सवारों से बड़ी गिमिकरी थी? देखें, कर्ज उतारो मुल्क सफारों के मुझे फिगर्स और फैक्ट्स का नहीं पता, अच्छा। लेकिन जिन्होंने किया उनका ये काम था।
अच्छा लेकिन जो डैम फंड था वो जिन्होंने बनाया शायद उनका ये काम नहीं था। ठीक ठीक। अच्छा ये बताएं कि सैलाब मुतासरीन के लिए भी तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद की प्रॉमिसेस हुए थे, जी। और उसकी डिस्बर्समेंट का क्या हुआ अभी लेटेस्ट क्या देखिए पोजीशन है? उसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें कुछ तो सी डेफर्ड पेमेंट की ऑयल फैसिलिटी, उसकी सिंडिकेशन के अंदर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से कुछ मसाइल हैं, बट अदर देन दैट जो प्रोजेक्टाइज्ड लोन्स हैं उनकी प्रोग्रेस ठीक है। क्या अभी मटेरियलाइज हम कितने हुए? तकरीबन आई थिंक बिटवीन 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन डॉलर्स डिस्पर्स हो चुका है। अच्छा, जी। और डिस्बर्समेंट से मुराद क्या है थोड़ा डिस्पर्स सा? एक्चुअल पेमेंट जहाँ हो चुकी है। अच्छा, और आगे जो मुतासरीन हैं उन तक भी पहुंच जी चुके जी हैं जी और यस, उनके सिंध प्रोजेक्ट? हाउसिंग इसमें सबसे आगे है। सिंध के हाउसिंग सेक्टर ने एक्चुअली डोनर्स की स्पीड को एक्सीड किया थोड़ा सा, तो बलूचिस्तान थोड़ा पीछे है, ज़्यादा बलूचिस्तान और सिंध में मसला था। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है ना फ्लड का ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। वाई सिंध? क्योंकि पंजाब के भी पंजाब में था नहीं ज़्यादा ना, एक या अच्छा, 1.5 डिस्ट्रिक्ट था जिसमें इफेक्ट हुआ था, डीजी खान राजनपुर। तो कितनी रिकवर, मैसिव जो डैमेज था वो सिंध में। अभी कितना काम रह गया है फ्लड इफेक्ट्स के हद तक? अभी काम देखिए, काम तो इससे ज़्यादा है, हम तो डील कर रहे हैं डोनर्स पोर्टफोलियो का ना, जो ठीक फ्लड है, का लोगों ने प्लेजेस किए 10 बिलियन डॉलर ठीक के। है, तो क्यों नहीं मटेरियलाइज हुआ आपके ख्याल में? नहीं हो रहे हैं, बट देखिए हर चीज़ के प्रोसेस का एक टाइम है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने तो आउटराइट ग्रांट दे दी, वो एक अमाउंट थी, वो मटेरियलाइज होगी। कुछ डोनर्स ने अपने लोन्स रीपर्पस किए कि जी इस वक्त हम ये काम कर रहे थे, सेस को रोक के अभी आप ये ले लीजिए इमरजेंसी में, वो भी हो गए। अब उससे अगला लेवल है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी हम रिहेबिलिटेशन में आएंगे, रिकंस्ट्रक्शन में आएंगे, आप प्रोजेक्ट्स लाइए। तो फिर प्रोजेक्ट्स जब आते हैं उसकी उनके अपने इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं, फिर कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, अच्छा एग्जीक्यूट कौन करेगा, कंसल्टेंट कौन होगा, तो वहाँ की भी ब्यूरोक्रेसीज है। ये रेड टेपिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर है नहीं और सिर्फ इवन पाकिस्तान के, में नहीं है, हाँ, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है। डोनर्स की भी ब्यूरोक्रेसी है ना, वो भी आंसरेबल हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, जिनके वहाँ पे फंड्स हैं उनको, तो उनका अपना प्रोसेस है। इसका ताल्लुक मुल्की पॉलिटिक्स से भी होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से भी होता है, यस चेंज ऑफ गवर्नमेंट से होता है, चेंज ऑफ यस, पॉलिसी से होता है, प्रायोरिटीज से होता है। उससे भी होता है। और आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन में कितना फ़र्क पड़ा जब 2018 में गवर्नमेंट चेंज हुई? तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा जो प्रायोरिटीज थी गवर्नमेंट की चेंज हो गई उसके साथ ही, और क्या सिचुएशन? देखिए वो चेंज का एक लेवल है, दूसरा चेंज का लेवल है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस में और आपकी क्रेडिट रेटिंग में इन तमाम डोनर्स को डायरेक्टली इफेक्ट आता है। उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वो कितना एक्सपोजर ले सकते हैं, उनका कंट्री रिस्क कितना ले सकते हैं, कंट्रीज़ को लैंडिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। बल एक अगर मुल्क की इकॉनमी ज़्यादा नीचे जाएगी तो उसको लैंडिंग कंडीशंस और सख्त मिलेंगे। तो चेंज हुई 2018 के तो बाद? यस, हम थोड़ा सा समझ लें कि आप रेड जोन के पास पास ऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि थोड़ी सी बेहतरी के सिग्नल्स हैं। ये बेहतरी के सिग्नल से क्या मुराद है? अब इस वक्त गैर मुल्की कर्ज़ों की क्या सूरत हाल है, और अगले साल के लिए हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं जो हमने अदायगी करनी है? अगले साल की हमारी कोई तकरीबन रिक्वायरमेंट्स होंगी 18 से 19 बिलियन डॉलर की, उसमें सारे कर्जे नहीं हैं, उसमें हर किस्म की पेमेंट शामिल है। और हमारे जो हम ओवरऑल अगर कर्ज़ों की बात करते हैं तो वो कोई 80 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ये फिगर बड़ा फिगर लगता है। नहीं, अगले साल 18-19 बिलियन डॉलर्स जो हैं सिर्फ कर्जे की रीपेमेंट सिर्फ नहीं है, कर्जे ये नहीं है, तमाम किस्म की हमारी लेकिन जो उस तमाम में इनफ्लोज क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन हमारा 1 से 1.5 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर का गैप है, जो हम ज़ाहिर है फिर बीट करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं कि हमें एडिशनल फंडिंग कहाँ से अवेलेबल हो जाए। तो इनकी रीशेड्यूलिंग के लिए भी कोई कोशिश की जा रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप नहीं। समझते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए? रीशेड्यूलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, और रीशेड्यूलिंग हमारे लिए रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि रीशेड्यूलिंग का जब आप बात करते हैं तो उसकी आपकी क्रेडिट रेटिंग पर बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होती हैं कि एज इफ यू आर मे बी गोइंग टू डिफ़ॉल्ट अदरवाइज। वो ज़्यादा डैमेजिंग है एज़ कम्पेयर टू कि हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कुछ लोग कहते हैं कि शायद रीस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है इन लोन्स की, उस क्या जी ज़रूरत नहीं है, अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं है, और हम उस तरफ नहीं जाएंगे, वो हमारे प्लान में नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये प्रायोरिटी नहीं है आपकी, गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया है, टोटली रूल आउट है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको मैं जो बात हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये जो लोन फॉरेन लोन्स हैं, ये हमारा बड़ा मसला नहीं है, हमारा बड़ा मसला डोमेस्टिक लोन है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए कि हमारा टोटल रेवेन्यू टारगेट जो है वो तकरीबन 12 ट्रिलियन है या 13 ट्रिलियन है, समथिंग बिटवीन दैट, और सूबों को पैसे देने के बाद आपके पास कुछ 7 ट्रिलियन बचेगा अगर आप अपनी रेवेन्यू की एफर्ट को मीट कर लेते हैं, टारगेट मीट कर। ठीक है, तो 7 ट्रिलियन से ज़्यादा तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। सो आप पहला दिन नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं,
चाहे वो आपकी सिविल गवर्नमेंट है, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे डिफेंस है, चाहे कोई और चीज़ है, चाहे कर्जे हैं। तो इसका हल क्या निकाल रहे हैं? तो इसके लिए तो हमें ग्रोथ में जाना पड़ेगा ना, हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस हो रहा है। मैं ज़रा मुझे 1 मिनट इसके लिए दीजिएगा। तो जो फॉरेन लोन्स की बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा मुल्क, उसके लिए ये लोन तो कोई लोन ही नहीं है। इफ़ वी स्टार्ट परफॉर्मिंग, अगर हमारी इकॉनमी परफॉर्म करना शुरू कर दे, 25 करोड़ लोग काम पे लग जाएं, तो ये तो कोई लोन ही नहीं है। ये तो 2 साल में उतर सकता है। जो डोमेस्टिक लोन है हमारा, जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, हमारा इशू है टैक्स का। हमें अपना टैक्स बढ़ाना है। अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर शायद हर हफ्ते जिन 2 चीज़ों की मीटिंग करते हैं, एक टैक्स है और एक बिजली चोरी है। ये 2 चीज़ें अगर आप मुझे पूछें कि इस वक्त गवर्नमेंट की क्या फोकस है, कोई नेम टॉप 2 और 3, तो टैक्स चोरी और बिजली चोरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करते, हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, और अपने पाँव पे खड़े नहीं होते तो फिर कोई कर्जा वर्जा हम नहीं उतार सकते। अगर खड़े हो जाते हैं तो ये हम डील कर लेंगे इस कर्जे से। आपने कहा सूबों को सब कुछ दे दिला के वफाक के पास इतना बच नहीं जाता जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। सिर्फ सूद लाइबिलिटीज़ नहीं, और सिर्फ सूद से भी कम बचता है। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि सूबों का जो शेयर है उसमें भी कमी की जा सकती है, या एनएफसी को रिवाइज किया जा सकता है? मेरी ज़ाती राय ये है कि एनएफसी रिवाइज करने की ये स्टेज ठीक नहीं है, और ना सूबों के रिसोर्सेज में कोई मेजर कमी करनी चाहिए, बल्कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। जब पाई बड़ी होगी तो सब लोग उसमें से बेहतर परफॉर्म करेंगे, रादर दैन के जो वहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं हम उनको भी स्क्वीज़ कर दें। हाँ, कुछ सब्सिडीज़ ऐसी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है जो सूबों को देनी चाहिए, तो वो शायद विद टाइम हमें एक ट्रांजिशन करके उन तक पहुँचा देनी चाहिए। जिस तरह खाद की सब्सिडी है, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इनकम की सब्सिडी है। इस तरह के 2 या 3 एक्सपेंसेस ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंस को जा सकते हैं, बट मेरा अपना ख्याल है कि एनएफसी को इस वक्त खोलने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ये आपका अपना ख्याल है? जी। हुकूमत का क्या ख्याल है? हुकूमत ने भी ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया अभी, मगर इस पर शायद कोई बात शुरू हुई या डिस्कशन या वोट हो मेरा ख्याल है कोई ऐसी सीरियस डिस्कशन इस पर नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हचीमा, वफाकी वज़ीर बराए मौशी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट।